बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका टॉपिक जो आज हम पढ़ रहे हैं वो सेल साइकिल। सेल साइकिल में कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैं आपको बहुत इजी करके इसको समझा दूंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और अगर आप ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनेंगे तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है, अच्छा, सेल साइकिल को शुरू करने से पहले कुछ हम थोड़ा सा पिछली बातों को रिवाइज कर लेते हैं। पिछली बातें क्या रिवाइज करेंगे कि हमने जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, पूरे लेवल पढ़े थे, तो उसमें हमने टिश्यूज लेवल भी पढ़ा था। इन टिश्यूज क्या होते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि टिश्यूज क्या होते हैं, यानी टिश्यूज क्या, मैंने आपको बताया था कि सिमिलर सेल जब कोई फंक्शन अंजाम दे रहे होते हैं, एक जैसे सेल मिलकर कोई फंक्शन अंजाम देते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम टिश्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं कि टिश्यूज कितनी टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, एक जो टिश्यू की एक टाइप है उसको हम कहते हैं लेबाइल टिश्यू। ठीक है, लेबाइल टिश्यू लेबाइल टिश्यूज में ऐसे सेल होते हैं जिनको बहुत तेजी के साथ जल्दी जल्दी डिवाइड होना होता है। देखो बच्चों, सेल डिवाइड होते हैं तो बहुत से हमारे जिस्म के फंक्शन, हमें ग्रोथ होती है। अब सेल डिवाइड होता है तो बहुत से हमारे जिस्म के अंदर काम हो रहे होते हैं, फंक्शन हो रहे होते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी, चलो ये देखो कि हमारी पूरी बॉडी जो है ना वो सेल्स की बनी हुई है, खलियों की बनी हुई है। अगर हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, अपने आप की एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी क्या है, वो सेल की यानी खलियों की बनी हुई है। और अब खलिए जो होते हैं, सेल दो तरह के होते हैं। एक वो खलिए होते हैं जो कि हमारे पूरे जिस्म के ऑर्गन बना रहे होते हैं, हमारी पूरी बॉडी को बना रहे होते हैं। हमारा सर से लेकर पैर तक हमारा पूरा जिस्म जो है, हमारी पूरी बॉडी वो सेल की बनी हुई है। तो ऐसे सेल जो हमारी पूरी बॉडी बना रहे होते हैं वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है, जो गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स मेल में जो है वो स्पर्म होते हैं और फीमेल में ओवम होते हैं। तो ये सेल जो बना रहे होते हैं इनको जर्म सेल कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह के सेल होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किस पे, टिश्यू की बात करेंगे। टिश्यू क्या होता है कि जब डिफरेंट सेल मिलकर कोई काम करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू में सबसे पहला क्या है, लेबाइल टिश्यू। लेबाइल टिश्यू में ऐसे सेल होते हैं जो कि जिनको बहुत जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट तरीके से और बहुत रैपिडली इनको डिवाइड होना होता है। तो ऐसे सेल जो होते हैं वो लेबाइल टिश्यूज कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये मेरी स्किन, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा बाजू है। तो इसकी जो ये स्किन है, ये पूरी हमारी बॉडी जो है वो एक हमारी स्किन के जरिए जो है वो कवर्ड है ना। तो ये ऊपर के जो ये सेल होते हैं ना, ये वाले, ये डेड सेल होते हैं। और इनके अंदर अंदर की तरफ जो इनर जो इसकी सरफेस होती है उस पे जो सेल पाए जाते हैं उनको बहुत तेजी के साथ, बहुत रैपिडली इनको जल्दी जल्दी डिवाइड होना होता है। तो ऐसे टिश्यूज, लेबाइल टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं, उनमें ऐसे सेल पाए जाते हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होना होता है। वो उनकी नीड होती है, उनको वो डिवाइड होना ही होता है जल्दी जल्दी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दी स्किन, यानी स्किन की। आप देखें कि ये स्किन नहीं, ये खलिए जो इसके अंदर होते हैं स्किन के, कि डिवाइड हो रहे होते हैं और नहीं बना रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, स्किन के अलावा क्या होता है कि आप एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि अगर हम किसी को ब्लड की ज़रूरत है और हम उसको ब्लड डोनेट कर दे रहे हैं, तो ऐसा होता है कि हमारे जिस्म के बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, हमने किसी को ब्लड 1 लीटर, हमने 1 लीटर किसी को डोनेट कर दिया, तो क्या हमारे अंदर 4 लीटर रहेगा और हम ऐसे ही रहेंगे? तो ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि 5 लीटर होना चाहिए। तो 5 लीटर का कोई पर्पज़ है ना 5 लीटर ब्लड होने का, तो उतना ब्लड हमारा दोबारा बन जाता है। तो दोबारा जब बनता है, क्योंकि आपको पता है कि आरबीसी जो होते हैं, ये आरबीसी हैं, इन आरबीसी की जो लाइफ होती है वो 120 डेज होती है। ठीक है,
120 डेज के बाद ये जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनकी जगह नए सेल बन जाते हैं। तो इनको भी तेज़ी के साथ डिवाइड होना होता है। और ये सेल कहाँ बनते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसी बोन पाई जाती हैं जो कि ब्लड सेल को बना रही होती हैं। और उन हड्डियों के अंदर जो एक गूदा पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बोन मैरो, यानी बोन मैरो के जो सेल होते हैं वो लेबाइल टिश्यूज बनाते हैं, यानी ऐसे सेल होते हैं बोन मैरो के जिनको बहुत तेजी के साथ डिवाइड होना होता है। स्किन के सेल ऐसे होते हैं जिनको बहुत तेजी के साथ डिवाइड होना होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जिस्म की बॉडी के अंदर हमारी जो गट है, ठीक है, जो हमारी गट है, ये हमारी गट है, इसके जो अंदर ये सेल पाए जाते हैं ना, ये सेल, ये भी बहुत जल्दी जल्दी जो है नए सेल बन रहे होते हैं। तो इनको भी बहुत तेजी के साथ, जो हमारा मैदा है, स्टमक है, हमारे इंटेस्टाइन है, तो इनको ये वाले जो सेल होते हैं ये भी बहुत तेजी के साथ डिवाइड होते हैं। तो ये भी लेबाइल टिश्यूज बना रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूं G और I, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल गट, यानी ये जो टिश्यूज होते हैं ये लेबाइल टिश्यूज कहलाते हैं। इनमें ऐसे सेल होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। उसके बाद बच्चों दूसरी जो टाइप है टिश्यू की वो है स्टेबल टिश्यूज। कौन से होते हैं? इसको क्या हो गया बेटा? ये है स्टेबल, ठीक है, स्टेबल टिश्यूज। स्टेबल टिश्यूज में बच्चों ऐसे सेल पाए जाते हैं जो कि जल्दी जल्दी डिवाइड नहीं होते, यानी जब इनका दिल चाहता है तो ये डिवाइड होते हैं, यानी जब इनको जरूरत पड़ती है कि भाई अब हमें डिवाइड हो जाना है तो जरूरत पड़ने पे ये डिवाइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लिवर, यानी कि लिवर में ये बात होती है, अल्लाह ताला ने ये बात रखी है कि अगर लिवर का कुछ पोर्शन खराब हो जाता है और उसे निकाल दिया जाए तो उतना लिवर दोबारा बन जाता है। यानी लिवर के सेल वैसे जनरली तो डिवाइड नहीं होते, लेकिन जब इसको ज़रूरत पड़ती है तो ये सेल डिवाइड होते हैं। तो ऐसे सेल जो होते हैं वो स्टेबल सेल कहलाते हैं, यानी वैसे जनरली आमतौर पर डिवाइड नहीं होते। चले एक और एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं, वो है हमारा किडनीज। अगर किडनीज के जो सेल हैं वो जल्दी जल्दी रैपिडली डिवाइड नहीं होते, ये स्टेबल फॉर्म में आराम से बैठे होते हैं एक जगह पर, लेकिन जब इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये ऐसे नहीं होते कि वो काम ही नहीं करते भाई हम तो अब डिवाइड नहीं होंगे। ये क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई हम बैठे हुए हैं आराम से एक जगह, जब हमारी ज़रूरत होगी तो फिर हम काम करेंगे। तो जब इनकी ज़रूरत पड़ती है ना तो ये डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि अगर गुर्दा ख़राब हो जाता है तो नए नेफ्रॉन जो है वो बन जाते हैं। तो ये वाले जो सेल होते हैं ये स्टेबल सेल कहलाते हैं। तीसरे बच्चों जो टिश्यूज होते हैं वो होते हैं परमानेंट नाम से ही जाहिर है, मुस्तकिल तौर पर ये कभी डिवाइड होते ही नहीं। एक दफ़ा ये सेल बन गए तो बन गए, उसके बाद ये कभी डिवाइड नहीं होते, ये रीजनरेट नहीं होते, इनमें माइटोसिस नहीं होती। मैं बताऊंगी अभी कि माइटोसिस क्या होती है। ये कभी भी डिवाइड नहीं होते, बस एक मर्तबा ये बन गए तो उसके बाद ये डिवाइड नहीं होते। तो ये सेल होते हैं हमारे पास न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन के बारे में आप एक बात मेरी सुन लीजिए और इसको ध्यान से रखिए कि न्यूरॉन ऐसे सेल्स हैं, हमारी बॉडी में ऐसे सेल पाए जाते हैं कि जो डिवाइड नहीं होते। और हमारा जो ये ब्रेन है, जो हमारी स्कल है, जो खोपड़ी है, इसके अंदर जो हमारा ब्रेन है ना, ये न्यूरॉन का बना हुआ होता है। अल्लाह ना करे अगर ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए तो वो ठीक नहीं होता। इसी तरह हमारी आईज हैं, अगर हमारी आईज जो है वो, हमारे जो आईज ऐसा ऑर्गन है जो हमारे ब्रेन से सबसे ज्यादा नियर है, सबसे ज्यादा करीब है। तो आईज भी न्यूरॉन की बनी हुई होती है और न्यूरॉन जो होते हैं वो रीजनरेट नहीं होते, वो डिवाइड नहीं होते, वो एक मर्तबा बन गए तो बन गए। इन्होंने कह दिया कि अब हम नहीं डिवाइड होंगे। तो ये जो न्यूरॉन होते हैं, आंख खराब हो गई तो हो गई, आप चश्मा लगाएंगे तो लगाएंगे बस,
ये सेल ऐसे होते हैं जिनको परमानेंट सेल कहा जाता है। इसके अलावा एक और सेल होते हैं, ये जो हमारा मसल्स है, ये जो सारे हमारा मसल्स है ना, ये हमारे मसल सेल भी एक मर्तबा डिवाइड हो जाते हैं तो दोबारा डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ये बच्चों याद रखिएगा। ये तो हो गए हमारे क्या कहते हैं इसको, टिश्यूज। टिश्यूज के बाद ये इसका जो हम सेल साइकिल पढ़ेंगे इसमें इसका जिक्र आएगा, काम आएगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब हम अपना शुरू करते हैं सेल साइकिल। हम आ जाते हैं सेल साइकिल पे। ठीक है, जी, सेल साइकिल। साइकिल जैसे साइकिल एक चक्कर ऐसा होता है ना, तो सेल का एक चक्कर या एक कंप्लीट उसका एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले तो बच्चों बात ये आती है कि सेल साइकिल है क्या, किसे कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना। सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा, हमें ये मालूम होना चाहिए, हम सेल साइकिल पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेल साइकिल है क्या। तो सेल साइकिल की जरा डेफिनेशन करते हैं तो हम ये कहेंगे सीरीज ऑफ स्टेजेस। स्टेजेस की जगह हम कोई और अच्छा प्यारा सा वर्ड कर लेते हैं, ये हम कर लेते हैं इवेंट्स। ये इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स, अ सेल undergoes to divide। क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स अ सेल अंडरगोज टू डिवाइड। सेल को डिवाइड होने के लिए जितने भी इवेंट से वन बाय वन गुजरना पड़ता है उस सीरीज को सेल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है कि एक सेल को डिवाइड होने के लिए, बच्चों ये एक सेल है, ये दो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये दो में डिवाइड हो रहा है, तो ये एक सेल को इस दो सेल में डिवाइड होने के लिए जितने इवेंट से, जितने स्टेजेस से या जितने मराहिल से गुजरना पड़ता है उन तमाम इवेंट्स की सीरीज को सेल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते। सेल साइकिल हमारा दो फेसेस पर मुश्तमिल होता है। एक होता है बच्चों प्रिपरेशन टाइम, प्रिपरेशन, और दूसरा होता है एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, ये क्या है? ये प्रिपरेशन है, तैयारी है, और ये एक्चुअल डिवीजन है। यानी सेल जब डिवाइड हो रहा होता है ना, उस डिवाइड होने के लिए वो बहुत सी तैयारियां कर रहा होता है कि अब मैंने डिवाइड होना है तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, वो चीजें वो अपने अंदर बना रहा होता है। जैसे देखो एक एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ से छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। अब देखो किस किस को बिरयानी पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है भाई। अब बिरयानी को पकाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो तो, और उसकी तैयारी और खाने में कितना टाइम लगता है? जस्ट 10 to 15 मिनट लगते हैं। तो जो मैं तैयारी करूँगी ना कोई चीज़ बनाने के लिए, जो मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ, जो पूरी प्रिपरेशन कर रही हूँ और फिर मैं उसको पका रही हूँ, तो सेल जब डिवाइड होने वाला होता है तो उसकी पूरी प्रिपरेशन कर रहा होता है कि उसको डिवाइड कैसे होना है। तो वो एक उसका तैयारी का टाइम होता है, एक उसका प्रिपरेशन का टाइम होता है, और एक उसके एक्चुअल डिवीजन का टाइम होता है जिसमें वो एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। जो प्रिपरेशन टाइम होता है उसको कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, और जो उसका एक्चुअल डिवीजन का टाइम होता है उसको कहा जाता है एम फेज। एम फेज का मतलब माइटोटिक फेज। एम एब्रीवेशन है किसका? माइटोटिक का। तो अब इंटरफेस में आगो बच्चों के इंटरफेस कुछ
स्टेजेस, कुछ फेसेस होते हैं और एक्चुअल डिवीजन के भी कुछ फेसेस होते हैं। तो पहले हम ये देख लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम मिसाल ले लेते हैं फिर ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन सेल को, यानी एक ह्यूमन सेल है, क्या हो गया, ये ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड हो जाता है, यानी एक ह्यूमन सेल 24 घंटे में 2 में डिवाइड हो जाता है। इसको कितना टाइम चाहिए? 24 आवर्स चाहिए एक ह्यूमन सेल को डिवाइड होने के लिए, यानी एक सेल से 2 सेल बनने के लिए 24 घंटे यानी 24 आवर्स चाहिए। इनमें से 23 आवर्स ये प्रिपरेशन में लगाता है, ठीक है। 24 आवर्स में एक सेल डिवाइड हो जाता है और उसकी तो तैयारी में वो क्या लगाता है? 23 आवर्स लगाता है और 1 आवर में ये डिवाइड होता है, यानी डिवाइड होने के लिए इसको सिर्फ 1 घंटा चाहिए और तैयारी में कितना टाइम चाहिए इसको? 23 आवर्स चाहिए होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास आ जाता है इंटरफेस। इंटरफेस के कुछ फेसेस होते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। जो उसकी डिवीजन का टाइम है ये है जस्ट 5%, ठीक है, जस्ट 5%। और ये पूरा जो टाइम है इसका, ये वाला, ये 95% ये इसकी प्रिपरेशन टाइम है। ये पूरा क्या है? इसका प्रिपरेशन टाइम है, जो कि 95% है और 5% में इसकी ये एक्चुअल डिवीजन हो जाती है। अब बच्चों कि इसको हम 3 फेसेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है G1 फेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है S फेज और उसके बाद ये आता है G2 फेज। ठीक है। जी को कुछ लोग कहते हैं ग्रोथ, कुछ कहते हैं गैप। ग्रोथ फेज कहते हैं इसको और कुछ गैप भी कहते हैं। अब आप देखो गैप कैसे होता है। गैप का देखो, अब यहां पर देखो, ये होता है इसका एम फेज। ये मार्कर में ना जरा इंक नहीं है, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब गैप कैसे होता है, आप देखो एम फेज और एस फेज के दरमियान ये जीवन का गैप आ गया। दोबारा समझने की कोशिश करो बच्चों कि ये एम फेज और एस फेज के दरमियान जो गैप आया वो क्या है? जीवन फेज का। फिर एस फेज और एम फेज के दरमियान जो गैप आया वो क्या है? G2 फेज का, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गैप फेज या क्या कहा जाता है? ग्रोथ फेज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। आप यहां पर देखो, अगर आपको ये नजर आ, यहां पे ये एक सेल है, ठीक है। इसको इस तरह बना देती हूं ताकि आसानी से समझ में आए। ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है। अब इसको
इसको डिवाइड होके ये 2 सेल में, ये इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये इसके 2 बच्चे हैं। अब क्या है, इसके डॉटर सेल है ना, ये डिवाइड हो गया, डिवाइड होके इसने क्या बनाए, अपने 2 डॉटर सेल बनाए, ये इसके 2 डॉटर सेल हैं। अब बच्चों ये चाहता है कि इसके पास जो कुछ भी इसकी जायदाद है, इसके पास माल है, दौलत है, जो कुछ भी है इसके पास, ये अपने दोनों बच्चों में बराबर बराबर डिवाइड कर दे। ये चाहता है ना, इसकी दोनों औलादें हैं और दोनों इसको बहुत प्यारी हैं और ये दोनों को बराबर बराबर चीजें देना चाहता है। अब बच्चों इसके पास क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है। इसने अपना एक माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया, इसको अपने इस बच्चे को दे दिया, ठीक है। अब दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो किसी और से मांगेगा, भाई मेरे एक भाई के पास माइटोकॉन्ड्रिया है और मेरे पास नहीं है और मेरे अब्बा ने तो मुझे नहीं दिया तो तुम मुझे एक माइटोकॉन्ड्रिया दे दो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और सेल भी ये नहीं चाहेगा कि उसका एक बच्चा जो है वो खाली हाथ रह जाए और दूसरे बच्चे के पास वो चली जाए। तो वो क्या करेगा, अपने जैसा माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा उसकी कॉपी तैयार करेगा, यानी अपने जैसा एक माइटोकॉन्ड्रिया और बनाएगा। यानी ये कुछ ऐसे काम करेगा कि इसके पास जो भी जायदाद सामान है ना, वो बस डबल ऐसा आ जाए कि दोनों बच्चों में बराबर तकसीम हो जाए। यानी एक चीज जो वो एक बच्चे को दे रहा है वही चीज वो दूसरे बच्चे को भी दे, ठीक है। तो उसने अपने जैसी क्या करेगा, कॉपी तैयार करेगा माइटोकॉन्ड्रिया की। अब देखो ये यहाँ पर उसके पास है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस बड़ा करके बनाती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, वरना नजर नहीं आएगा। सेल भी छोटा बना हुआ है, जगह नहीं है ना इतनी, इसमें छोटा सेल बना हुआ है। ये इसके पास न्यूक्लियस है। अब इसमें है ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम ऐसे पड़े हुए, और कितने क्रोमोसोम है इसके पास, 46 क्रोमोसोम है। अब ये अपने दोनों बच्चों को, इसको भी 46 क्रोमोसोम देगा और इसको भी 46 क्रोमोसोम देगा। अब बच्चों बताओ कैसे देगा, उसके पास तो है ही 46, उसको उस बच्चे को भी 46 क्रोमोसोम देने, उसको इस बच्चे को भी 46 क्रोमोसोम देने। तो ये क्या करेगा कि अपने जो जितने भी इसके पास 46 क्रोमोसोम है ना, उसकी भी कॉपी तैयार करेगा। अब देखो जैसे मेरी ये स्किन है ना, स्किन के ये सेल हैं, ये कितने हैं, ये 46 हैं। तो ऐसा नहीं होगा ना कि ये डिवाइड होंगे, डिवाइड होने के बाद जो नए सेल बनेंगे उसमें 23 हो और 23 हो और पहले 46 है स्किन में, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। स्किन के सेल डिवाइड होंगे तो जितना उसके पेरेंट सेल में, पहले सेल में क्रोमोसोम की तादाद थी उतनी ही डिवाइड होके जो मेरी स्किन बनेगी उसमें भी 46 होंगे। तो वो क्या करेगा, अपने जैसे क्रोमोसोम्स की जो है अपना जो डीएनए है उसकी कॉपी तैयार कर लेगा, ठीक है। ये काम ये करेगा। अच्छा, उसके बाद ये क्या करेगा, जब ये इसकी कॉपी तैयार करेगा क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे, अपने डीएनए की कॉपी तैयार करेगा। अब डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जेनेटिक्स का चैप्टर आप पढ़ेंगे, इससे अगला चैप्टर है, अभी आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको ये बता देती हूँ पहले कि क्रोमोसोम कैसे होते हैं बच्चों, यहाँ बताती हूँ, ठीक है। क्रोमोसोम है ये एक क्रोमोसोम है, ये ऐसे क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम जो है ये क्या करता है, ये है डीएनए, इसे कहते हैं हम डीएनए। अब ये डीएनए यहाँ पे एक मोती की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर क्रोमोसोम ऐसे लिपट जाता है, फिर उसके बाद ये ऐसे आया, फिर यहाँ पे ये भी इसके साथ लिपट गया, फिर ऐसे आया, यहाँ पे ये इसके साथ इसके ऊपर हो गया, ये ऐसे, ठीक है। अब एक क्रोमोसोम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। यहाँ लाइट पड़ रही है, पता नहीं आपको नजर आ रहा कि नहीं आ रहा, ये डीएनए है और ये एक प्रोटीन होती है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, EIN, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और जो ये चीज है ना, ये क्या है, डीएनए।
डीएनए किससे मिलके बनता है? दो चीजों से मिलके बनता है। एक डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये उसका एब्रीवेशन है। तो ये डीएनए है, और डीएनए ये इस तरह की बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये होता है। अब जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है ना, वो ऐसा होता है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। अब इसके अंदर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये ऐसे, ये यहाँ पे ये क्या है? ये डीएनए, ये क्रोमोसोम है, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। अब इसके अलावा इसकी यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन पाई जाती है, इधर भी पाई जाती है, यहाँ 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 यहाँ, इधर इधर। इस वाली प्रोटीन को कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन यानी जो हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। तो उसको ये सारी चीजें चाहिए। इन सारी चीजों के लिए जो है वो अपने इन दोनों में डिवाइड करना है। तो अब क्रोमोसोम के बारे में इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी आपने ये पढ़ा हुआ नहीं है, आप इसको नहीं जानते। अगर पढ़ा हुआ है तो मैं बता रही हूँ तो आपको याद आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक सिंगल नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके आगे यहाँ एक साख्त होती है जिससे ये जुड़ा हुआ होता है, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। और ये जो पूरा है ना, ये पूरा मटेरियल, इसको कहते हैं क्रोमेटिन। यहां लिख देती हूं, वहां नजर नहीं आएगा। क्रोमेटिन कहा जाता है इसको, ठीक है। बच्चों को पता नहीं होता कि क्रोमेटिन क्या होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्रोमेटिन कहा जाता है, इस पूरे इसको, ठीक है। अब जिसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है ये सेंट्रोमियर कहलाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई मेरे बच्चों? इसको नॉन हिस्टोन प्रोटीन या नॉन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया ये सेंट्रोमियर हो गया। देख लूं कोई और चीज रह ना जाए आपके समझाने के लिए, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है ना, ये वाला, ये कंडेंस फॉर्म में है। कंडेंस का क्या मतलब होता है? देखो, कंडेंस मिल्क पता है ना, कंडेंस मिल्क जो गाढ़ा सा होता है बिल्कुल, टी वगैरह और स्वीडिश वगैरह में आप लोग यूज करते हैं कंडेंस, यानी गाढ़ा। तो इस तरह ये जो क्रोमोसोम है ये कंडेंस है। नॉर्मली जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो ऐसे पड़े हुए होते हैं, ऐसे होते हैं, ये धागे की तरह के होते हैं। लेकिन जब ये कंडेंस हो जाते हैं तो वो इस फॉर्म में होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब दोबारा यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पे इसको ये 46 क्रोमोसोम क्या करने हैं? अपने इन दोनों बच्चों को देने हैं। तो ये क्या करता है कि इसका जो ये डीएनए मटेरियल है, इस डीएनए की एक कॉपी तैयार करता है। अब कॉपी कैसे तैयार करता है? ये देखो, यहां पर क्या होगा, ये है डीएनए, ये इसके अंदर ये डीएनए है, ठीक है। तो ये इसकी एक कॉपी ये बना ली इसने, एक कॉपी ये बना ली। तो अब इसके ऊपर एक दूसरी प्रोटीन यूं आ जाएगी और ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा, यानी ये इसका एक्चुअल जो है क्रोमोसोम है, और ये वाला जो है ये इसकी डीएनए की कॉपी है। यानी आप ये बात याद रखिएगा कि क्रोमोसोम डबल नहीं होते, यानी 46 क्रोमोसोम बढ़ के और डबल 46 बन जाए, ये नहीं होते। क्रोमोसोम 46 ही रहते हैं, क्रोमोसोम डबल नहीं होते। ये मेरी एक बात याद रखिएगा, डीएनए कॉपी तैयार करता है, डीएनए कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होते। क्या होता है कि डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल होता है। तो ये डीएनए का कंटेंट ये डबल हो गया। अब जब ये डबल हो गया तो ये जो इसके बाजू हैं ये कहलाते हैं क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड कहलाते हैं, और दोनों बाजुओं को मिलाकर कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये सारे काम मतलब कि ये एक हैं बेचारे सेल साहब, इन्होंने अपने दो बच्चों को अपनी सारी चीजें डिवाइड करनी है।
तो ये जब डिवाइड करके अपने दोनों बच्चे बना रहे हैं, अपने दोनों बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उनको बराबर बराबर अपनी चीज़ें देंगे। तो उन बराबर चीज़ों को देने के लिए ये पूरे एक साइकिल से गुजरते हैं जिसको इंटरफेस कहते हैं। और इंटरफेस के ये फेसेस होते हैं G1 फेस, S फेस, G2 फेस और M फेस। जब ये M फेस में आते हैं तो ये दोनों इनके बच्चे बन जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम इसको अलग अलग देखते हैं कि किस फेस में क्या क्या होता है। ठीक है, किस फेस में क्या क्या होता है। तो ये अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो इसकी कॉपी कर लीजिए, मैं अभी इसको रब कर दूंगी। ठीक है, मिटा दूं, ये मिटा देती हूं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है G1 फेस। ये मार्कर में ना कि लाइट लिख रहे हैं, ये G1 फेस। अब G1 फेस में क्या क्या होता है, इसको क्या करना है कि बहुत सारे काम करने, उस काम करने के लिए उसको कुछ चीजें चाहिए, कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ चीजें चाहिए जिसकी वजह से वो अपने पूरा अपना साइकिल कंप्लीट करे। तो आपको देखा होगा उसको प्रोटीन चाहिए होती है। ये डीएनए है, डीएनए की उसको एक कॉपी तैयार करनी है, यानी डीएनए कंटेंट। देखो क्रोमोसोम हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, 2n। ठीक है, 2n होते हैं। तो जब ये 2n है, डिप्लॉयड है, तो ये भी 2n होगा, ये भी 2n ही होगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो डीएनए का कंटेंट होता है ना, उसको हम C से जाहिर करते हैं। यानी कि यहाँ देखिए, अब है G1 फेस। अब G1 फेस में क्या क्या होता है बच्चों कि उसको नॉन जो हिस्टोन प्रोटीन है वो भी उसको प्रिपेयर करनी है, या जिसको क्रोमोसोमल प्रोटीन कहा जाता है, क्रोमोसोमल प्रोटीन कहा जाता है, उसको हिस्टोन प्रोटीन भी तैयार करनी है। ठीक है, उसको डिफरेंट टाइप की प्रोटीन तैयार करनी है अपने इस इंटरफेस को कंप्लीट करने के लिए, अपने सेल को खुद को दो डॉटर सेल में डिवाइड करने के लिए। तो सबसे पहला काम जो G1 फेस में होता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम उसका ये होता है कि रेप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। यानी इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, हमने सेल पढ़ा है ना, डिटेल के साथ सेल पढ़ा है। तो सेल में डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडीज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये क्या करता है कि अपने जो मोस्ट जो है ऑर्गेनेल्स होते हैं उसकी रेप्लिकेशन तैयार करता है। यानी अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो अपने एक बच्चे को दे देगा, तो दूसरा क्या करेगा बेचारा, तो उसको अपना जो एक होता है वो और उसकी ही जैसा एक उसकी कॉपी तैयार करता है अपने सेल ऑर्गेनेली की। तो अपने सेल ऑर्गेनेल्स की कॉपी तैयार होती है, प्रोटीन तैयार होती है, ये काम हो रहे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप बच्चों इसके क्या, आप ये एक कोई एक पॉट है, उसके अंदर आप जितना भी सामान डाल दें, जितनी उसकी गुंजाइश होगी उतना होगा, और अगर उससे ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, थोड़ा फैलेगा ना, उसका साइज बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, अपने साइज को इंक्रीज करता है, यानी सेल का साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये काम बच्चों हो रहे होते हैं G1 फेज में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा S फेज। S फेज में क्या होता है, सबसे मोस्ट याद रखिएगा कि S फेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी डीएनए कंटेंट की रेप्लिकेशन हो रही होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम काम जो S फेज में हो रहा होता है क्रोमोसोम्स का हो रहा होता है। यदि 46 क्रोमोसोम है तो उसके डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए क्या हो गया है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक और काम होता है
कि सेल के अंदर एक और सेल ऑर्गेनेलीज होता है, एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। रेप्लिकेशन होती है सेंट्रोसोम की, ठीक है। अब बच्चों सेंट्रोसोम क्या होता है इसको जरा आप यहां पर देख लो। ये एक सेंट्रोसोम है, नजर आ रहा है, आ रहा होगा, ठीक है। ये एक सेंट्रोसोम है, इसके पास इस तरह के दो साख्तें पड़ी हुई होती हैं, इनको कहते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। अब सेंट्रियोल जो सेंट्रोसोम होता है उसकी रेप्लिकेशन होती है। सेंट्रोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेली है, ये सेल की स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है, ठीक है। अब क्या है, सेंट्रियोल अपने जैसी कॉपी तैयार करता है। सेल की सेंट्रोसोम की रेप्लिकेशन हो रही है तो क्या होता है, ये अपने जैसी एक कॉपी तैयार कर लेता है। तो यहां पे अब 2 सेंट्रोसोम और 4 सेंट्रियोल हो जाते हैं। एस फेज में क्या होता है कि 2 सेंट्रोसोम होते हैं और 4 सेंट्रियोल हो जाते हैं। तो एस फेज में बच्चों यही काम हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास एस फेज था ये वाला, उसके पास है हमारे पास G2 फेज। G2 फेज में बच्चों क्या हो रहा होता है, अब इसको कुछ और प्रोटीन चाहिए। ये G1 फेज से S फेज में आया तो इसको कुछ प्रोटीन चाहिए थी अपने सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब ये S फेज से G2 फेज में आ रहा है तो इसको मजीद कुछ डिफरेंट टाइप की और प्रोटीन चाहिए। तो यहां पे भी एक काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। उसके अलावा एक काम ये हो रहा होता है कि देखो बच्चों जो G1 फेज होता है ना उसमें ज्यादातर जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं ना उनकी रेप्लिकेशन हो जाती है। सब अपनी अपनी कॉपी तैयार करने के लिए बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, तो कुछ नहीं कर पाते। अब सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, ज्यादातर पास हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। इसी तरह कुछ सेल ऑर्गेनेली जो है वो अपनी कॉपी को तैयार करने से रह जाते हैं। तो जब G2 फेज आता है तो वो कौन से होते हैं ऑर्गेनेली, वो होते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। प्लास्ट की स्पेलिंग जरा चेक कर लिया कीजिएगा, मे भी रॉन्ग हो, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे ये 2 सेल ऑर्गेनेलीज की कॉपी होती है, उसकी रेप्लिकेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। इसके बाद बच्चों सेल आ जाता है एम फेज में, ठीक है। अब उसके बाद आता है एम फेज में, एम फेज के बाद क्या होता है, वो डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद फिर हमारे पास फेज आता है G0 फेज। अब इसका आप इसकी कॉपी करना चाहते हैं तो कर लें, वरना इसको मैं भी रब कर रही हूं। ठीक है, मिटा दूं। चलें जी, ये हमारे पास सेल साइकिल है। आई होप कि नजर आ रहा है। पेन में ना इंक थोड़ी कम हो गई है इस वजह से। अब यहां पर है बेटा G1 फेज, ठीक है। G1 फेज के बाद ये आ जाता है S फेज, फिर बच्चों यहां आ जाता है G2 फेज,
यहाँ के बाद ये आ जाता है हमारे पास एम फेज। एम फेज के बाद सेल है यहाँ पर, ये बेचारा एक सेल है, खुश है बच्चा, बहुत बहुत ही खुश है ये, ठीक है, क्योंकि भाई इतने दिन से ऐसे ही बैठा हुआ था, अब इसको डिवाइड होने का वक्त आ गया, इसका डिवाइड हो रहा है। ये यहाँ से G1 फेज में आया, G1 फेज से ये S फेज में आया, S फेज से ये G2 फेज में आया, G2 फेज से ये M फेज में आया, M फेज से ये 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, नजर आ रहा है, ये 2 में डिवाइड हो गया। अब 2 में डिवाइड हो गया तो इसके बाद आता है बच्चों G0 फेज। G0 फेज। अब यहां पे बात जो है ना बहुत ध्यान से सुनने वाली है, समझने होने वाली बातें वो बात आने वाली है जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि कौन से लेबाइल टिश्यूज होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं और स्टेबल टिश्यूज होते हैं। अब यहाँ पे ये सेल डिवाइड हुआ और डिवाइड हो के आके 2 में डिवाइड हो गया। अब बच्चों के ये वाला जो फेज होता है ना, ये G0 फेज, इसको कहते हैं रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज इसको कहा जाता है, ठीक है, हालांकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव फेज पे होता है, इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है। अब रेस्टिंग फेज में क्या होता है कि सेल यहाँ से जिसको डिवाइड नहीं होना है वो नहीं होता ना, जिसको डिवाइड होना है वो सेल क्या करता है, दोबारा कहाँ चले जाता है, G1 फेज में, और जिस सेल को डिवाइड नहीं होना होता वो कहाँ चले जाता है, G0 फेज में। अब G0 फेज में जाके वो कुछ देर आराम, जिसको रैपिडली डिवाइड होना है, जिसको होना ही होना है जल्दी जल्दी, जो मैंने आपको बताया, वो फौरन G1 फेज में चला जाएगा, G1 से S में आएगा, S से G2 में आएगा, G2 से M में आएगा, M के बाद ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। ये तो हो गया। अब कुछ सेल ऐसे होते हैं उनको कुछ देर के लिए डिवाइड नहीं होना होता, यानी कुछ तो थोड़ा आराम करते हैं, यानी रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं कि वो लोग कुछ देर के लिए, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उनको तो वो क्या करते हैं, G0 फेज से दोबारा G1 फेज में आ जाते हैं और फिर दोबारा S फेज में, फिर G2 फेज में, फिर M फेज में जाके डिवाइड हो जाते हैं। जब उनकी नीड होती है उनको डिवाइड होना होता है। लेकिन जो डिवाइड होते ही नहीं है, जैसे कि न्यूरॉन, जैसे कि मसल सेल, तो वो क्या करते हैं, G0 फेज से क्या करते हैं, G0 फेज में ही रहते हैं, वो यहाँ से बाहर नहीं निकलते, वो G1 फेज में नहीं जाते, वो G0 फेज में ही रहते हैं। तो बच्चों वीडियो खासी लंबी हो गई है, लेकिन एक टॉपिक को एक ही वक्त में समझना ज़्यादा आसान और ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे लिए भी इतना लंबा समझाना मुश्किल था, लेकिन मैंने पूरी एक ही क्लास में ये पूरे एक टॉपिक को, इंटरफेस को कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और मिलते हैं फिर हम कल एम फेज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।